गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें, उसी को आगे पढ़ते हैं। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गई कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कि जो उनकी परदादी थी, उनकी जो पोतों की इच्छा थी कि उनकी पत्नी की पहली बच्चा लड़की हो, उसी के बारे में बता रहे हैं। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माजी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने की बात मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए थे। औरत सज धज कर जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी, यानी उनकी परदादी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफियों दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेंगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन है? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भाग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर सुनी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को तो पानी पिला, पर देख धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने घर धर दबोचा। कुएं पर देख लिया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती में लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानूस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी लेकर नाहक रोमानी ही रही कि अपनी नानी थी जो उनकी आज़ादी के आंदोलन के लिए उनकी वजह से, और दूसरा उनकी दादी की भावना की वजह से। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहेंगे अब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था, दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खांसी जानलेवा रोग मालूम होता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर नाना के परम मित्र थे, तो डॉक्टर ने उनको साथ में जाने की इजाज़त नहीं दी, और इसीलिए उनके पिताजी ने उनको एक किताब दी पढ़ने के लिए, ब्रदर्स कराम जो उपन्यास था एक, उसी को पढ़ने के लिए। और उसको वो पढ़ते पढ़ते वो सब रोना धोना भूल गई और उसी को पढ़ने में वो लग गई, और उसी को बहुत देर तक वो पढ़ती रही। जब मेरी समझ में, फिर वो कहती हैं कि उसको मैं इतनी मोहलत से, यानी कि बिना दोबारा रोना शुरू करूं, कि उनको इतना टाइम नहीं मिला कि वो दोबारा रोई, उसमें वो खो गई। तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उससे बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए, यानी मिल गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास कर सकती हूँ
कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था मुझे पहली बार में ही कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव में वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के कई महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह उपन्यास कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी, मंजुल भगत, घर का नाम रानी, बाहर मंजुल। लेखी का अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था, इसलिए उन्होंने अपने पति का नाम ग्रहण किया और उनका नाम मंजुला भगत पड़ गया। दूसरे नंबर की वो खुद थी, घर का नाम इनका उमा था और बाहर मृदुला गर्ग। इनके भी शादी के बाद लिखना शुरू किया था और इसीलिए इनका भी गर्ग जो नाम है वो इनके पति से मिला। जब मैंने लिखना शुरू किया तो कुछ पहले नारीवाद का चलन ऐसा हुआ कि शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी में चलाया गया था। मनु भंडारी क्यों का हवाला देकर हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते हैं कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर चित्रा था, वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में एक कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए। और उसके बाद में जो दोनों बहनें थी, उनकी छोटी बहनें, उनका नाम एक का गौरी और बाहर का चित्रा, वो नहीं लिखती थी क्योंकि कहती थी कि कोई पढ़ने वाला तो होना चाहिए। इसके बाद में चौथी और जो 5वीं बेटी थी, उनका एक एक ही नाम रखा गया। एक का नाम था रेणु और दूसरे का अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात है कि बीच की बहन ने 2 ने नहीं लिखा, बाकी अचला और राजीव फिर उसी में फंसे, यानी वो भी लिखने लग गए थे। मुझ में 8 साल छोटी है अचला, और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अचला है वो अंग्रेजी में लिखती है, लेकिन उनका भाई है वो हिंदी में ही लिखता है। बाकी बेटा कल पढ़ेंगे। थैंक यू।